Hello students, welcome all of you in our session. Today we will discuss chapter number 4, A Truly Beautiful Mind from the book Beehive grade 9 CBSE. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं बेहाइव की बुक का अगला चैप्टर नंबर 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड which explains about or which describes about आइंस्टीन। ये पूरा चैप्टर जो है वो हमें आइंस्टीन के बारे में बताएगा, कौन थे, कैसे थे, क्या थे। ठीक है, आइंस्टीन हम में से सभी लोग उनको जानते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। उससे पहले मैं सभी से आपसे बोलना चाहूँगी, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल or didn't press the bell icon, then please subscribe this channel so that you may already get prior notification of the upcoming videos. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज के चैप्टर की इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। बिफोर यू रीड, Who do you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस शब्द को सुनते हैं तो आप किसको सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं? Who is a genius? जीनियस कौन है? What qualities do you think a genius has? आप क्या सोचते हो जीनियस के अंदर कैसी कैसी क्वालिटीज़, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक ऐसे छोटे से जवान जर्मन सिविल सर्वेंट की बारे में जिसने दुनिया को स्टॉर्म, तबाही से बचा लिया। हज़ारों साल पहले एक तूफ़ान लेके आ गए थे वो, किस चीज़ का? इन द समर ऑफ 1905, 1905 की गर्मियों में द 26-year-old पब्लिश्ड, 26 वर्षीय जो युवक थे, इन्होंने एक पब्लिश किया था क्विक सेशन, एक सक्सेशन जो है, एक पब्लिश इनका जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसको वो पब्लिश हो गया था मात्र 26 साल में ही 4 न्यूज़पेपर्स में। ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स बोला गया है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा फेमस पेपर्स थे उनमें जो है वो पब्लिश हो गया था। किस चीज़ के बारे में इन्होंने पब्लिश किया था? अबाउट लाइट, 4 जो पॉइंट्स इन्होंने डिस्क्राइब किए थे लाइट के बारे में। सेकेंड वन इज़ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी। ठीक है, तो पढ़ते हैं इनके बारे में। His work took up only a few pages in scientific journals. इनकी जो काम था इनका वो सिर्फ कुछ ही पेजेस में साइंटिफिक जो जर्नल, साइंस से रिलेटेड जो जर्नल्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, उनमें सिर्फ कुछ ही पेजेस इनके काम ने कवर अप किए थे। बट चेंज्ड forever our understanding of space, time and the entire cosmos and transformed the name Einstein into a synonym for genius. इनका जो काम था वो बहुत ही कम पेजेस का था, यानी कि जो साइंस का जर्नल था उसमें बहुत कुछ ही पेजेस में इनका काम आ गया था। बट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी सोच है स्पेस, टाइम या पूरे कॉस्मोस के बारे में, वो पूरा बदल के रख दिया था इनके काम ने हमारे सोच को। और इन्होंने क्या किया था? आइंस्टीन जो इनका नाम था इसको जो है वो सिनोनिम बना दिया था। किस शब्द का सिनोनिम बनाया था? जीनियस शब्द का सिनोनिम बना लिया था इन्होंने अपने नाम को। 50 years आफ्टर हिज डेथ सिनोनिम क्यों बनाया था? क्योंकि सिनोनिम इसलिए क्योंकि जो है जब हम जीनियस वर्ड बोलते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला नाम आता है आइंस्टीन का। 50 years आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल राइन्स। 50 साल बाद भी, उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी एल्बर्ट आइंस्टीन जो है उनको जो जीनियस का टैग दिया है वो आज भी बरकरार है। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. जर्मन के एक शहर उल्म शहर में अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो 14 मार्च 1879 में जन्म लिया था।
विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। इस बात की खबर ही नहीं थी किसी को कि वो एक ग्रेटनेस के लिए, एक महान इंसान बनने के लिए जो है वो जन्म लिए हैं, कि उन्होंने किस्मत में लिखा के लाया कि वो महान बनने वाले हैं। किसी को इस चीज़ की खबर ही नहीं थी उनके बर्थ पर। ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर हम अपोजिट बात करें, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। उनकी जो माता जी हैं वो एल्बर्ट को एक फ्रीक समझती थी। फ्रीक मतलब होता है बच्चों जो हाफ माइंडेड होता है, थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब समझती थी उनकी माता जी उनको। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनकी माता जी के लिए उनका जो सर था, दिमाग था, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वो ऐसा सोचती थी अपने बच्चे के लिए। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। 2.5 साल की उम्र तक भी आइंस्टीन जो है वो बोलना नहीं जानते थे, बोलना सीखे ही नहीं थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. जब वो फाइनली उन्होंने बोलना शुरू किया, सीखा, तो वो हर चीज़ को क्या करते थे, 2 बार बोलते थे, डबल रिपीट करते थे हर वर्ड को। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him. आइंस्टीन को नहीं पता था कि वो जो है वो अपने और सारे जो दोस्त हैं इंसान और सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए उनके साथ। एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके जो साथी होते थे खेल में, खेल कूद वाले, वो सब जो है उनको क्या बोलते थे, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उनको क्या बोलते थे, ब्रदर बोरिंग बोलते थे, क्योंकि वो बहुत बोरिंग थे, हमेशा अपने में इंडल्ज रहते थे, किसी के साथ खेलना जुलना मिलना कुछ जानते ही नहीं थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसलिए वो जो बच्चा था आइंस्टीन, वो हमेशा अपने आप ही अकेले खेलते रहते थे। Otto Neuberger, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend. ओटो न्यूबर्गर जो हैं, जो एक हिस्टोरियन थे मैथमेटिक्स के, एंशिएंट, बहुत ही पुराने जो है हिस्टोरियन थे, उन्होंने जो है एक स्टोरी बताई थी आइंस्टीन के बारे में कि कैसे वो एक लीजेंड जो है वो कहलाए। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन वो काफ़ी ऑथेंटिक लगती है। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, जैसे कि वो काफ़ी देर से बोलना सीखे थे, काफ़ी देर से बोलना शुरुआत करी थी उन्होंने। हिज इंट्रेंट्स वरीड, हिज पेरेंट्स वो वरीड, उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा, ये पेरेंट्स लिखा हुआ है बच्चों, उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। एट लास्ट फाइनली एट द सपर टेबल वन नाइट, एक दिन जो है वो एक खाने की टेबल पर जब वो बैठे हुए थे, रात में डिनर कर रहे थे, उस टाइम पे ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, एमी फूड इज़ टू हॉट। उन्होंने क्या बोला था, ये जो सूप है वो काफ़ी गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, सभी लोग बहुत शांत, मतलब एक तो वो कहते हैं बहुत गर्म है, अचानक से वो बोले थे जब, बट सब लोगों को चैन की सांस आ गई थी, सब लोग सुकून में आ गए थे कि चलो एटलीस्ट ये बोल सकता है। His parents asked why he had never said a word before. उनके माता पिता ने उनसे पूछा कि अभी तक वो पहले एक शब्द भी क्यों नहीं बोले थे अभी तक। Albert replied, because up to everything was in order. अभी तक कुछ भी जो है वो सब कुछ जो था वो बिल्कुल ऑर्डर में चल रहा था, कुछ भी जो है ख़राब उनको मिला नहीं था, तो इसलिए वो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं लगी बोलने की, इसलिए वो बोले ही नहीं। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, उन्हें काफ़ी पसंद थे मैकेनिकल टॉयज़, बहुत ज़्यादा पसंद थे उन्हें। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, उन्होंने अपनी छोटी जो नवजात बच्ची थी माजा, उनकी जो बहन थी, उसको देखते हुए ही इज़ सेड टू हैव सेड, वो एकदम से बोल पड़े, फाइन, बहुत अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल टॉयज़ को पसंद करते थे, हमेशा उन्हीं के साथ अकेले खेलते रहते थे, तो इसलिए वो अपनी छोटी जब बहन पैदा हुई उनकी, तो वो उसको देख के बहुत खुश हुए, बहुत अच्छी है, लेकिन इसके टॉयज़ जो, जैसे टॉयज़ में व्हील्स होते हैं, ऐसे ही वो उसको बोलता है अपनी बहन के लिए, इसके व्हील्स कहाँ है, बाकी सब तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक बार उनके जो हेडमास्टर थे स्कूल के, उन्होंने उनके पिताजी से, आइंस्टीन के पिताजी से साफ साफ बोल दिया था कि आइंस्टीन अपने करियर में कुछ भी कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर ले,
कुछ भी वो चूज़ कर ले अपने एज अ प्रोफेशनल, वो कभी भी जीवन में सफल नहीं होंगे। ऐसा उनके हेडमास्टर का ओपिनियन था उनके लिए। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। 6 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन ने जो है वो वायलिन बजाना सीखा था। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखें। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट। फिर वो बाद में बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड बोलते हैं ना, जैसे गॉड गिफ्ट होता है कि इसको तो गॉड गिफ्ट है, ये बहुत अच्छा अपने आप ही कर लेता है, तो सेम ऐसे ही जो है वो एक बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट के रूप में बाद में उभर के आए। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, उन्होंने अपनी ये जो कला थी इसको पूरे जीवन भर जो है उन्होंने इसको मेंटेन संभाल के रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। उनके जो टीचर थे, उन्होंने जो हेडमास्टर थे, उन्होंने उनकी बुराई तो ज़रूर कर दी थी, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। म्यूनिक में उन्होंने अपनी हाई स्कूल जो है वो कवर अप करी, उन्होंने स्टडी करी 10th क्लास म्यूनिक से। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ पे आइंस्टीन का परिवार म्यूनिक में शिफ्ट कब हुआ था, जब वो 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उन्होंने हाई स्कूल में अपने अधिकतर सारे ही सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। आइंस्टीन को जो स्कूल का रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, वो उससे नफरत करते थे उससे। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और इसी वजह से वो अधिकतर टीचर्स से झगड़ भी लिया करते थे। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन को वहाँ पे घुटन होने लगी स्कूल में। स्कूल का जो माहौल था, जो रूल्स रेगुलेशंस उनको फॉलो करना होता था, इस वजह से उन्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा घुटन फील होने लगी, इसलिए उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया, क्विट कर दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. पिछले वर्ष एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलान में शिफ्ट हो गए थे। उल्म में पैदा हुए, म्यूनिक में 10th पास करा, और 1 साल पहले जो है उनके जो माता पिता थे वो मिलान में शिफ्ट हो गए थे, और अपने बेटे को वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ के चले गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. म्यूनिक में उन्होंने 10th पास किया था, बट म्यूनिक शहर में, लेकिन काफ़ी एक लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन ने सोचा समझा और उन्होंने अपनी विश जताई कि वो एक जर्मन लैंग्वेज में ही बोला जाने वाला जो शहर है स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर अपनी आगे की जो काफ़ी लिबरल था, म्यूनिक से ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पे कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं थी म्यूनिक के जैसी, तो ऐसे ही शहर में स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जो है करने के बारे में सोचा। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स। आइंस्टीन जो है वो काफ़ी अच्छे गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में, और उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था फिज़िक्स में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे। बट साइंस वॉज़न्ट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टच। लेकिन साइंस ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो इस वॉलरस मस्टच, वॉलरस मतलब होता है घोड़े का, जो सी हॉर्स होता है उसके जैसी जो मूछें हैं, मस्टिच मतलब होता है मूछें, जो इस घोड़े जैसी मूछों वाला जो व्यक्ति था, एकदम डैशिंग यंग मैन जो था, उसको केवल एकमात्र साइंस ही पसंद नहीं थी, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उनको पसंद थी। ये आइंस्टीन के जो कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, आइंस्टीन इन द 1900 एट द एज ऑफ 21, जब वो 21 वर्ष के थे साल 1900 में, तो ऐसे दिखते थे। जैसे लेफ्ट हैंड पे आपको इमेज दिख रही है, एंड राइट हैंड पे आइंस्टीन इन 1955 में ऐसे दिखते थे, एज वी रिमेंबर हिम नाउ, जब आज हम उन्हें इसी शक्ल से पहचानते हैं, याद करते हैं, समझते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marek, whom he found to be a clever creature. वो
उन्हें अपनी एक साथी, उनकी जो एक स्टूडेंट थी, फेलो स्टूडेंट, उनकी एक साथी क्लासमेट जो थी मिलेवा मैरिक, उनमें भी काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा था आइंस्टीन को, जिन्हें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान मानते थे, बहुत ही क्लेवर क्रिएचर मानते थे. This young Serbian had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. ये जो बच्ची थी, सर्बियन लड़की मिलेवा मैरिक जो थी, स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी इस यूनिवर्सिटी में, ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप में उन यूनिवर्सिटीज़ में से थी जो लेडीज़ को, वुमेन को डिग्रीज़ दे पाती थी. यानी कि बाकी सारे और यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी डिग्रीज़ वो वुमेंस को नहीं पढ़ाया जाता था. यानी कि डिग्री कॉलेजेस के वुमेंस के लिए अलॉट नहीं किए गए थे अभी तक यूरोप में. तो एकमात्र कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, उनमें से ये यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक. इस वजह से जो है वो यहाँ पर पढ़ने आई थी सर्बिया से. आइंस्टीन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स. पूरी जो फिलिस्टीन्स थी उनके अगेंस्ट जाके आइंस्टीन को इनमें एक साथी, एले मतलब होता है पार्टनर, इनको एक आइंस्टीन को इनमें एक साथी नज़र आने लगा. दोज पीपल इन हिज फैमिली, जो इनके परिवार के जो लोग थे जो फिलिस्तीन में रहते थे, और द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, जिनके साथ वो अधिकतर जो है वो झगड़ा होता था आइंस्टीन का, जो उनके विचारों से मेल नहीं खाते थे, उनके अगेंस्ट जाके उन्हें मिलेवा में एक अपना पार्टनर नज़र आने लगा. द कपल फेल इन लव, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू, उन दोनों के बीच में जो लेटर्स ट्रांसफ़र होते थे एक दूसरे को, वो लेटर लिखते थे, उसमें जो है वो अपना जो लव था वो एक्सप्लेन करते थे, बताते थे, एक दूसरे को शेयर करते थे इनटू वर्ड्स. वो जो अपने शब्दों में जो प्यार दिखाते थे, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, वो उसमें क्या करते थे, साइंस को मिक्स करते थे अपने. दोनों ही लोग साइंस में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, दोनों एजुकेटेड थे, वेल एजुकेटेड. तो जो मिलेवा थी वो भी और जो आइंस्टीन थे वो भी, दोनों ही जो है जब अपने लेटर्स चेंज करते थे तो उसमें साइंस मिक्स कर देते थे. रोट आइंस्टीन लिखते थे, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. मैं कितना खुश और कितना प्राउड फील करूँगा जब अपने काम को, जब मैं और तुम हम जो एक साथ मिलकर रिलेटिविटी के ऊपर काम करेंगे और एक उसको एक कंक्लूजन, विक्टोरियस कंक्लूजन पे, एक जो सारांश हम उसका निकाल के कंक्लूड करेंगे, जीत की खुशी में हम इसको शेयर करेंगे. कितना मैं उस वक्त प्राउड और कितना जो है हैप्पी फील करूँगा उस वक्त. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. साल 1900 में 21 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे. उनको कोई भी नौकरी नहीं मिली थी, कहीं काम नहीं करते थे वो. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम किया, प्राइवेट ट्यूशन्स भी दिए और फाइनली 1902 में, साल 1902 में उन्होंने एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जो है जॉब मिल गई बर्न के पेटेंट ऑफिस में. While he was supposed to be असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जब वो पेटेंट ऑफिस में बैठ के बहुत सारे लोगों का और दूसरे लोगों का इन्वेंशन जो है वो एसेस कर रहे होते थे. एसेस मीन्स उस पर वर्कआउट करना, उसको देखना, संभालना, उसको इंस्पेक्ट करना. जब वो उसको एसेस कर रहे होते थे, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट. आइंस्टीन जो है वो एक्चुअली खुद अपने आइडियाज़ को भी सीक्रेट में जो है डेवलप कर रहे थे, उनको बढ़ा रहे थे और बढ़ावा दे रहे थे अपने आइडियाज़ को. He is said to have jokingly, वो मजाक में बोलते थे, called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. जो उनकी ऑफिस की जो डेस्क थी, डेस्क का जो ड्रॉर था, उस ड्रॉर को वो कभी कभी मजाक में ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स भी बोला करते थे. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which
जो एक फेमस न्यूज़पेपर था 1905 का, उसने आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी उसको पब्लिश किया था, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अकॉर्डिंग उस क्या था उस थ्योरी में, क्या उस रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी थी क्या था उसमें, जिसमें बताया गया था कि टाइम जो है वो डिस्टेंस जो है, टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है। एंड इट्स टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। जो आइंस्टीन है उन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ ऐसे बताया भी है कि टाइम और डिस्टेंस एक साथ कभी मैच नहीं कर सकते हैं। इसके सचमुच कि दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दोनों ही बिल्कुल सही चलने वाली क्लॉक जो है, अगर हम उनको बिठा लें, इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। सचमुच भी ये था कि कोई भी दो परफेक्ट एक्यूरेट चलने वाली दोनों क्लॉक्स अगर हम दोनों को एक साथ रखते हैं जो सही टाइम बता रही हैं, इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, अगर हम उन दोनों को एक साथ शुरू करते हैं ऑपरेट करना, तो दोनों ही जब वो वापस एक टर्न लेके वापस सेम टाइम पे आएंगी तो दोनों में से एक और दूसरा जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, मैच नहीं करेंगे, दोनों आगे पीछे मिसमैच ही मिलेंगे, क्योंकि एक जो है वो दोनों में से एक थोड़ा फास्ट मूविंग होगा, दोनों में से एक थोड़ा आगे बढ़ा हुआ होगा, थोड़ा दूसरा जो है वो थोड़ा पीछे होगा। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड टाइम। और इसी वजह से जो है एक दुनिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस फार्मूला जो है वो जिसने रिलेशनशिप बताया है मास और मैथमेटिक्स का, जो मास और स्पीड का, वो दिखाता है E=mc²। एक्चुअली मेरी साइंस थोड़ी कमज़ोर है तो मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी बहुत अच्छे से। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, E मतलब होता है एनर्जी, M फॉर मास, M का मतलब है मास, एंड C फॉर द स्पीड, और C जो है वो स्पीड के लिए यूज़ किया गया ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। लाइट की वैक्यूम में जो स्पीड है उसका जो है मास निकालने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है कि जो लाइट या फिर जो टाइम है वो टाइम और मास का जो रिलेशनशिप है वो इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो समझाया गया है। आगे आइंस्टीन कहते हैं व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes। जब आप एक बहुत ही खूबसूरत महिला, एक बहुत ही अच्छी महिला के साथ 2 घंटे बैठेंगे, अगर एक खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे बैठेंगे तो 2 मिनट लगेंगे टाइम आपको ऐसा लगेगा कि टाइम में सिर्फ अभी बस 2 ही मिनट हुआ है पास आउट। वैन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, लेकिन जब आप 2 मिनट के लिए हॉट स्टोव पर बैठ जाएंगे इट सीम्स लाइक 2 hours। दैट्स रिलेटिविटी। और अगर आप एक गर्म तवे पर 2 मिनट के लिए भी बैठ जाएंगे तो वो आपको ऐसा फील कराएगा जैसे कि आप 2 घंटे बैठ चुके हो, और यही जो है रिलेटिविटी का रिलेशनशिप शो करता है। ये एल्बर्ट आइंस्टीन का दिया अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। जब आइंस्टीन जो है फिज़िक्स की बहुत ही टफ, मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में लगे हुए थे, उनकी पर्सनल जीवन जो था वो बहुत ही ज़्यादा खिंचाव में चल रहा था। उनका पर्सनल जीवन जो है, पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल में चल रहा था। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies। एल्बर्ट जो है वो अपनी मिलेवा से शादी करना चाहते थे अपनी स्टडीज़ को ख़त्म करने के बाद ही, तुरंत अपनी स्टडीज़ को ख़त्म करने के बाद एल्बर्ट जो है उनसे शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी जो माता जी थी वो इसके अगेंस्ट थी, सख्त खिलाफ थी वो मिलेवा से शादी करने के लिए। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर दैन हर सन, मिलेवा को वो सोचती थी जो कि मिलेवा उनकी बेटे से 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। 3 साल बड़ी थी मिलेवा, तो उनकी माता जी सोचती थी कि वो ना जाने उनके बेटे से कितनी बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस,
मिलेवा की जो होशियारी थी, बुद्धिमानी थी, वो उससे भी ज़्यादा परेशान थी। उन्हें पसंद नहीं थी इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी और इतनी होशियार मिलेवा को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, उनकी माता जी कहती है वो एक किताब है तुम्हारे जैसे। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने शादी को टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, उस पेयर ने फाइनली 1903 में, साल 1903 में शादी करी जनवरी में। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 पुत्र भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन कुछ सालों बाद ही जो उनकी शादी थी वो फीकी पड़ने लगी। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife। मिलेवा जो बीच शादी के दौरान अपना जो उनका एम्बिशन था, उनका जो एम था पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, वो सब जो है वो खो चुकी थी और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनकर रह गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, काफ़ी गुजरते हुए लगातार झगड़ों के बाद, काफ़ी झगड़े गुजरते हुए साल जो है इनके बीते झगड़ों में, और उन गुजरते हुए सालों में द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। वो जो कपल था फाइनली उन्होंने 1919 में डाइवोर्स ले लिया, अलग हो गए दोनों। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, उसी साल आइंस्टीन ने अपनी कज़न चाची की बेटी जो है उनसे एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। जो दुनिया में जैसे जैसे उनका पर्सनल जो लाइफ था, जो फेम उनको मिल रही थी, जैसे दुनिया में वो बढ़ रही थी, वैसे ही उनका जो पर्सनल चैप्टर था वो भी ठीक होने लगा था। In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने पब्लिश करी थी, जिसमें एक नई इंटरप्रिटेशन जो है ग्रेविटी की बताई गई थी। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. साल 1919 में जो सोलर एक्लिप्स हुआ था, जो सूर्य ग्रहण पड़ा था, उसने ये बात को, ग्रेविटी वाला जो उनका रिलेशनशिप था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको प्रूव भी कर दिया कि वो जो आइंस्टीन ने बताया है वो बिल्कुल ठीक है। 4 साल पहले ही उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था, बता दिया था। An eclipse of Einstein had correctly calculated in advance. आइंस्टीन ने बिल्कुल करेक्टली कैलकुलेट कर लिया था एडवांस में ही the extent to which light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. जो सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है सूर्य का, उसके अकॉर्डिंग जो लाइट है फिक्स्ड स्टार्स की वो कितनी दूरी तक जाती है। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने उनके काम को एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का नाम दे दिया था। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1921। आइंस्टीन को फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था साल 1921 में। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. उन्हें पूरी दुनिया से बहुत सारे इन्विटेशंस और सम्मान मिलने लगे और उन्हें बहुत सारा जो है वो प्रेस से प्रेज़ भी मिला, बहुत सारा जो है नाम भी कमाया उन्होंने मीडिया से। When the Nazis came into power in Germany in 1933, जब नाजीज़ जो है वो जर्मनी में साल 1933 में पावर में आए, जब वो रूल करने शुरू किया नाजी पार्टी ने जर्मनी में, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टीन जो है वो जर्मनी छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंच गए थे। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन had American physicists in an uproar. जो 5 साल बाद जो न्यूक्लियर फिजन था उसका बर्लिन में उसका जो डिस्कवरी थी, खोज थी, वो चालू हो गई, स्टार्ट हो गई, और अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे वो एक अप्रोर में आ गए, मतलब उनमें जोश आ गया, उनमें भी काम करने का जज्बा बढ़ गया। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb.
सारे लोग बर्लिन में तो जो एक काम शुरू हो गया था एटॉमिक बॉम्ब बनने का, न्यूक्लियर फिजन का जो खोज हो गई थी, तो सारे अमेरिकन फिजिसिस्ट भी जो है काम पे लगे थे, उन्हें भी बहुत कुछ करना था, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे, साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, वो जो है वो आइंस्टीन की तरह जो है वहाँ से फेसिज्म की जो प्रॉब्लम थी नाजीज़ को, उस वजह से जो है वो वहाँ से छोड़ कर आ गए थे। लेकिन जब नाजीज़ ने ये एटॉमिक बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया और वो इस चीज़ से डर गए थे कि वो इस न्यूक्लियर फिजन तो उन्होंने खोज लिया है, कहीं वो इससे एटॉमिक बॉम्ब बना लें, या फिर एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल अगर उन्होंने कर दिया तो वो इसके सोच से, इसका जो डर था उनके अंदर बैठ गया था सारे फिजिसिस्ट के अंदर। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक अपने साथी के कहने पर, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट on 2nd August 1939 in which he warned। आइंस्टीन ने अपने एक साथी के कलीग के कहने पर, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 2 अगस्त 1939 में उन्होंने उनको एक पत्र लिखा, लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने वार्निंग दी थी अमेरिकन प्रेसिडेंट को। अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। अगर एक सिंगल बॉम्ब भी इस टाइप का अगर एक पानी में अगर पोर्ट में छोड़ दिया जाए, अगर इसको एक्सप्लोड कर दिया जाए, बॉम्ब को फोड़ दिया जाए, तो पोर्ट में ही नहीं बल्कि पोर्ट के पूरे पोर्ट को ही नहीं बल्कि आसपास की जो पूरे क्षेत्र टेरिटरी है पूरा, उसको पूरा बर्बाद कर देगा। His words did not fail to have an effect। All Americans developed the atomic bomb in a secret project। उनका जो शब्द थे जो प्रेसिडेंट को उन्होंने भेजे थे, उन्होंने वो फेल नहीं हुए, उन्होंने अपना असर दिखाया, काम किया उन्होंने, एंड सारे जो अमेरिकन्स थे वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए लग गए और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। आप लोगों ने भी सुना होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बॉम्ब गिरा दिया था। जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, वो एटॉमिक बॉम्ब जो सीक्रेटली ये लोग बनाना शुरू कर दिए थे अमेरिकन्स, उन्होंने जो है वो जापान की शहर जो थे हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पर 1945 में जो है गिरा दिया। आइंस्टीन वॉज डीपली शिकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन जो है, जो इतना भयानक विनाश हुआ था, उस विनाश से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा झकझोर दिया था उन्होंने, इस विनाश ने उनको। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार जो उन्होंने पत्र लिखा वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं लिखा, यूनाइटेड नेशन को ही पत्र लिख दिया उन्होंने। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। जैसे रूजवेल्ट का लेटर ने तुरंत प्रभाव कर दिया था उनके ऊपर और काम तुरंत चालू हो गया था उसके ऊपर, बट इस लेटर का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले सालों में 10 साल के अंदर, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। एजुटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस इन डेमोक्रेसी। अपना जो उन्होंने फेम था, उन्होंने जो अपना नाम कमाया था, उस पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके उन्होंने जो है वो जो हथियार बनते थे उसको बनना बंद करा दिया और अपनी जो पॉपुलैरिटी थी उसका इस्तेमाल करके जो है वो पीस, शांति और डेमोक्रेसी का जो है उन्होंने कैंपेन करना स्टार्ट कर दिया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। जब आइंस्टीन उस साल 1955 में 76 साल की 76 ईयर्स की एज पर गुजरे थे, मरे थे, इस दुनिया को छोड़कर गए थे, तब उस टाइम पे वो टाइम जो था उसको जो है वो एक विजनरी और एक वर्ल्ड सिटीज़न के नाम से जो है आइंस्टीन को जाने लगा। विजनरी इसलिए क्योंकि वो पहले से ही जो है सोच लिया था उन्होंने बहुत कुछ आने वाले टाइम के लिए। उन्होंने 15 में ही एक्सप्लेन कर दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और 1919 में एक्चुअल में ये प्रूफ हो गया था। और
वर्ल्ड सिटीज़न इसलिए क्योंकि वो एक अपने ही देश को नहीं बल्कि पूरे देश को, सारे देशों को, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोच के चलते थे। और पहले उन्होंने जब घबराए थे, चेतावनी दी थी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को दी थी क्योंकि वो उस देश में रह रहे थे। बट इतना ही नहीं, बल्कि जब अमेरिका ने एक गलती करी, अमेरिका ने जो बॉम्ब गिराया जापान पे, तब उन्होंने पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की डिमांड भी रखी क्योंकि वो सबके बारे में सोचते थे। एक शांति प्रिय व्यक्ति थे, से जीवन जीना चाहते थे, किसी भी देश को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो इसलिए जो है उन्हें एक विजनरी और एक वर्ल्ड सिटीज़न के नाम से जाने लगा, और साथ साथ जितना कि साइंटिफिक जीनियस के नाम से जाना जाते थे। ये था बच्चों आज का चैप्टर, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। एक सच में बहुत ही खूबसूरत दिमाग था आइंस्टीन का, जो हमने यहाँ पे अभी देखा, पढ़ा, समझा। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सब कुछ। इफ़ यू हैव एनी डाउट दैन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि और सारे बच्चों को इस चैप्टर की नॉलेज मिल सके, समझ सकें ये सारा चैप्टर। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।